वेलकम टू नयल अल्टीमेट। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को कल मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट फर्स्ट बताया, तो आज यहाँ पे पार्ट सेकंड बता रहा हूँ, जो कि आपका आने वाला यूपीएससी हो गया और खास करके पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग खास करके एसएससी जेई वगैरह का तैयारी करते हैं, उन लोगों का टेक्निकल पार्ट तो बहुत अच्छा होता है। और ये जो नॉन टेक का पार्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सब थोड़ा सा वीक रहने के कारण रिजल्ट रह जाता है। तो खास करके मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि आप लोग कृपया यहाँ पर समझ सकते हैं हिस्ट्री को। और यदि आप लोगों की वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतना सब देखने के बाद मैंने जिस तरीके से सारे बुकों को देख करके समग्र नोट बना करके सारे बुकों को मैंने अध्ययन किया पहले, और आपकी सिलेबस की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए आपका जो पाठ्यक्रम है, तो इतना देखने के बाद आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अपना नोटबुक देख ले, नोटबुक पढ़ ले, इस टॉपिक को किसी भी अपना जो आपका बुक है उससे देख ले, और इस वीडियो को एक बार देखने के बाद अपना नोटबुक एक बार पढ़ ले। आपका एक चीज पक्का हो जाएगा, पूरा किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूट सकता, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं। तो आज मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए, अगर आपको वीडियो लगे कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पार्ट 2 है उसमें कुछ कल मैं आप लोगों को हड़प्पा और मोहनजोदारो बताने का काम किया था। तो आज मैं आप लोगों के यहाँ पे लोथल, कालीबंगन, तमाम तरीके की जो जगह है, सूरकांग, ये सब बताऊंगा। और उसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो लगभग जिसमें 64 मूल चिन्ह था, जो सेलकरी की आयताकार मुहरे, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिला करते थे। और इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला और 1923 ईस्वी में पूरी तरह से लिपि प्रकाश में आई, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। ये जो लिपि था उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इस लिपि का जो चित्रात्मक भाव, चित्रात्मक बहुत जगह लिखा रहता है, बहुत जगह फोटोग्राफ अर्थात चित्रात्मक होता है, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। और इस पद्धति को गुड स्ट्रोक फेडन कहा जाता है। कृपया मैं जो कुछ बोलता हूँ आप लोग उसे भी नोट करते रहे, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ, सिर्फ मुंह से बोल देता हूँ। तो आप लोग कृपया उसको लिख डालो तो अच्छा रहेगा। और इस लिपि का जो गुड स्ट्रोक फेडन कहा गया है, और सबसे ज्यादा चित्र यू आकार के मिले हैं। उस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन जो था, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के जो सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जाता है। तो हड़प्पा जैसे संभवतः मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि की मौजूदगी थी। वहां पे हड़प्पावाजी साज सज्जा पे विशेष ध्यान दिया करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों समय आभूषण धारण करते थे। सिंधु घाटी के लोग सूती और ऊनी वस्त्र, दोनों वस्त्र का प्रयोग किया करते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है वहां पे। और यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए, मनोरंजन भी सिंधु घाटी सभ्यता में करते, ऐसा नहीं था कि मनोरंजन नहीं था वहां पे मनोरंजन भी लोग करते थे। चौपर, पासा इत्यादि खेलते थे यहाँ के लोग। गणित, धातु, मापतोल इत्यादि, ग्रह नक्षत्र और मौसम विज्ञान इत्यादि की भी जानकारी रखने का काम करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा थे। और उस सभ्यता में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे। इस तरह से मैं वहां आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था, जैसे मैं बताऊंगा लोग कैसे किस तरीके से वृक्ष पे पूजा करने का प्रमाण मिला है। मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर उसका व्यापार के बारे में बताऊंगा, तमाम तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था। फिर पतन के बारे में बताऊंगा, जो कि भिन्न भिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है, पतन में कि कौन सा विद्वान ने क्या कहा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को, आप लोग कृपया आप कॉपी और पेन निकाल ले, यहाँ पे लिखना शुरू करें। जो सिंधु घाटी सभ्यता में कल मोहनजोदारो और हड़प्पा बताने के बाद एक तीसरी जगह एक कालीबंगन है। ये कालीबंगन एक जगह है जो कि राजस्थान में आपका, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। और ये घग्गर नदी के तट पे है, घग्गर नदी के तट पे है। और इसके यदि खोजकर्ता का बात किया जाए तो ब्रिजवासी लाल या बीके थापर थे। और वहां से जो प्राप्त अवशेष है, यानी कि आपका जो क्या क्या कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, हर जगह पे जितने सारी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में जो जगह है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्राप्त हुई। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। काली चूड़ियां का भी साक्ष्य मिला है कालीबंगन से। और युगल समाधान का भी प्रमाण मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कालीबंगन के लिए कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पे है। तो कालीबंगन बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, और हो सकता है कि आने वाले समय भविष्य में आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन आ जाए। तो कृपया आप लोग इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखें।
इतिहास को याद नहीं करना है, समझ समझ के यहाँ पे करना है। कल मैं आप लोगों को जिस तरीके से मैपिंग करके बताया था उसका क्षेत्रफल पूरी तरीके से कैसे कैसे हुआ था, तो पिछला वाला वीडियो में था। और यहाँ पे आप देखिए कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, युगल समाधान का प्रमाण भी यहीं से मिला है। और वैसे ही एक जगह है और कालीबंगन जो था वो घग्गर नदी के तट पर, और 1953 में इसका उत्खनन, इसका खोज हुआ था 1953 ईस्वी। यहाँ पे एक पॉइंट होगा कालीबंगन का। और लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पे है, और भोगवा गुजरात का मतलब एक जगह है। उसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव जी थे, और प्राप्त अवशेष मतलब धान की भूसी, खिलौना इत्यादि मतलब वहां से कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। इसी तरह से यहाँ से एक जगह चुंद्रो है जो कि सिंधु नदी के तट पे है। और यहाँ से प्राप्त अवशेष जो है सो कंगा है, वर्गाकार ईंट है, अलंकृत हाथी इत्यादि। इसी तरीके से यहाँ पे एक जगह वनवाली है जो कि रंगोई नदी के तट पे है, और उत्खननकर्ता आर.एस. विष्ट है। और उस वही आर.एस. विष्ट जी ने 1985 से 1990 तक धौलावीरा नामक एक जगह का खोज किया जो कि कच्छ गुजरात में है। और बनवाली से, यहाँ पे मैं बनवाली पे चढ़ता हूँ ना कि धौलावीरा पे, तो प्राप्त स्थल मतलब जौ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है कि जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बनवाली से। और हल्की आकृति के मिट्टी के खिलौना भी बनवाली से प्राप्त हुआ है। इसी तरीके के यहाँ पे एक और जगह है सूदकांगडोर जो कि दास्क नदी के तट पे है, और दास्क नदी के तट पे। और ये जगह सूदकांगडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और यहाँ इसका जो खोज करता है ओरेल स्टाइन है, 1927 ईस्वी में सूदकांगडोर का खोज किया था। एक जगह कोट दीजी है जो कि सिंधु नदी के तट पे है, और उत्खननकर्ता फजल अहमद है जो कि 1953 ईस्वी में खोज किया था। और ये खैरपुर में है, और खैरपुर जगह पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको देखने का काम किया था कि कालीबंगन तमाम तरीके की जगह है, कोट दीजिए और ये सब तमाम तरीके की जो जगह है, तो आप लोग कृपया उसको नोट कर ले। अब यहाँ पे आप लोग कृपया सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में मतलब देखने का काम करते हैं। तो सामाजिक जीवन तो जानते हैं, जैसे सामाजिक जीवन में प्राप्त अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया करते थे। मैंने बताया आप लोगों को अभी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊनी और सूती वस्त्र पहना करते थे। इस सभ्यता में लोग शाकाहारी और मांसाहारी हुआ करता दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेला करते थे। गणित, विज्ञान, धातु इत्यादि का भी जानकारी, मौसम इत्यादि का भी जानकारी रखा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का लोग युद्ध प्रिय, कम शांति प्रिय। फिर इसके बाद फिर धार्मिक जीवन पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से किस किस का पूजा होता था। मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। फिर उसका कृषि पे, पशुपालन, उसका व्यवसाय जो था, मतलब कृषि के बावजूद भी लोग पशुपालन किया करते थे, ये सब बताएंगे। और फिर पतन की ओर मैं आगे की पार्ट में बताऊंगा, तो आप लोग कृपया देखें। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था संभवतः मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मातृसत्तात्मक था सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन। और साज सज्जा पे विशेष ध्यान दिया करते थे लोग। सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया करते थे। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि नगरीय सभ्यता था। नगरीय सभ्यता ये तो मैं कल से बता रहा हूँ, जब से शुरू हुआ। तो ये नगरीय सभ्यता था। और कांस्य युगीन सभ्यता भी था। और उसका यदि धार्मिक जीवन पे हम चर्चा करें तो धार्मिक जीवन में यहाँ पे एक मातृ देवी की मतलब उपासना लोकप्रिय थी, सर्वाधिक उपासना थी सिंधु घाटी सभ्यता में। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक लोकप्रिय थी। पशुओं में कुबर वाले बैल और पक्षियों में फाख्ता एक पक्षी हुआ करता था, उसकी पूजा होती थी। और वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। हालांकि मंदिर का प्रमाण कहीं नहीं मिला है, ये इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का कहीं भी प्रमाण नहीं मिला है। लोग पूजा करते थे तो वृक्ष का पूजा का प्रमाण मिला है। पशुओं में कुबर वाले बैल, पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। और यदि राजनीतिक जीवन की यदि बात किया जाए तो राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव आ रहा है। अस्त्र शस्त्र भी का भी अभाव आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम थे, जबकि शांति प्रिय ज्यादा थे। लोग व्यापार पे ज्यादा ध्यान दिया करते थे, लड़ाई झगड़े पे कम ध्यान दिया करते, युद्ध वगैरह पे।
और आर्थिक जीवन पे यदि हम चर्चा करें तो मुख्य पेशा सिंधु घाटी सभ्यता का पशुपालन था। लोग पशु पाला करते थे, बहुत तरह के पशु थे वहां पे। कुत्ता का सबसे पहले पालतू बनाया, गाय था, हाथी, बिल्ली, सब कुछ था। और कृषि भी सिंधु घाटी सभ्यता में पेशा किया करते थे और उद्योग भी, मतलब व्यापार भी किया करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जैसे गेहूं, फसलों में गेहूं और जौ, मुख्य फसल पूछेगा आपको एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है, तो गेहूं और जौ लगा देना है। जबकि राई, मटर इत्यादि अनाज भी उपजाते थे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता में दाल नहीं था, दाल का उल्लेख कहीं नहीं था। पूछे तो आप लोगों को कल ही मैंने बताया था कि दाल सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे इनमें से कौन सा फसल सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, तो दाल लगा देना है आप लोगों को। और सबसे पहले पूरे विश्व में कपास के उत्पादन का जो श्रेय है, कपास सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ। इंपोर्टेंट मैटर, पका हुआ ईंट भी सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहली बार हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी से परिचित था, लेकिन घोड़ा का ज्ञान नहीं था, घोड़ा अपरिचित था, अश्व केंद्रित नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता। बल्कि सूत्रकोटता में रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से घोड़े की कुछ अस्थियां मिली है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में यहाँ पे जो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे हुआ था, फिर इसके पतन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और फिर ये बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो काफी सारे एग्जामों में आते हैं, उसको मैं कल वाले 3rd पार्ट में बताऊंगा। ये आपका 2nd पार्ट था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जिस तरीके से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बारी बारी से देखने का काम किया यहाँ पे, इसका लिपि भी मैं एक बार फिर से बता दूं कि हड़प्पाई लिपि लगभग 64 मूल चिन्ह है, जो कि सेल खरी की आयताकार मुहरे, तंबे की गुटिका या आदि पर मतलब मिलते हैं। और इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला और 1923 में पूरी तरह ये लिपि मतलब प्रकाश में आई। और परंतु इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और ये जो लिपि है वो फोटोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इस पद्धति को वुडस्ट्रोफेडन कहा जाता था और युद्ध आकार के यू के आकार का मतलब हुआ करता था। आप लोग कृपया वीडियो को देखें और मैं 3rd पार्ट कल लाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों।